हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहाज लीगल क्रॉनिकल्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट एक्ट जो कि है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि इंट्रोडक्शन में हम क्या बातें लिख सकते हैं, और ये देखा था कि व्हाट इज़ ईपीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट के बारे में देखा था, इसके स्कोप के बारे में देखा था, और ये भी देखा था कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो इस एक्ट के अंदर में आती है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ है जो इस एक्ट के अंदर आती है। और ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखना कि जो भी अथॉरिटीज़ है इस एक्ट के अंदर, जिसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था कि रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इन सब के पास ना सेक्शन 7A के अंडर जो है वो सिविल कोड की इनको जो है वो पावर दी हुई है। होप कि आप लोगों को जो भी मेरा पार्ट 1 था इस वीडियो का वो सारा क्लियर होगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों में से किसी ने भी अगर पार्ट 1 इस वीडियो का नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हो। आपको वहाँ पे जो है वो वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 देख लेंगे तो आपको जो है ये पार्ट 2 समझने में बहुत ईजी होगा और आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग जो है वो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेज, पेनाल्टीज़ एंड डैमेज, और एम्प्लॉयज़ जो कि एग्जम्प्टेड हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो इस एक्ट के अंदर नहीं आते। वैसे तो मैंने जो नॉन एप्लीकेबिलिटी है इस एक्ट का वो डिस्कस किया था, इसमें भी वही सारी बातें हैं, बट मैं एक बार जो हो वो फिर से बता दूंगी। और लास्ट में हम लोग जो है वो एक क्विक रिकैप करेंगे और कंक्लूजन भी देखेंगे साथ में कि इस पर्टिकुलर जो भी टॉपिक है इसके कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस, जो कि इस एक्ट के सेक्शन 14AC में बताया गया है। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? बेसिक मतलब कॉग्निजेंस का ये होता है कि किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो है वो हम जो है वो लीगल एक्शन लेते हैं, तो उसका मतलब होता है कॉग्निजेंस। और ऑफेंस का मतलब, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको पता होगा कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी जो है वो क्राइम कमिट करता है तो उसको हम लोग ऑफेंस कहते हैं। तो कॉग्निजेंस, अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी क्राइम कमिट करा है उसके अगेंस्ट हम लोग जब लीगल एक्शन लेते हैं तो उसका मतलब होता है कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस। तो इस एक्ट में कौन कौन से मतलब प्रोविजंस है जो इसके अंदर आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस है इस एक्ट के अंदर, उसका मतलब क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट और रिकॉग्निशन बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ अ वायलेशन और द ब्रीच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द दिस एक्ट। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, क्राइम कमिट कब होगा? जो भी प्रोविजंस हमारे लॉ में दिया गया है उसको हम लोग ब्रीच करते हैं, उसको हम लोग वायलेट करते हैं। तो जो भी मतलब अगर कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 है, अगर उसके प्रोविजंस को ब्रीच करता है तो उसके अगेंस्ट जो है वो अथॉरिटीज़, जिनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, वो सारे अथॉरिटीज़ जो है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट। एक्ट के अंदर ऑफेंसेस जैसे कौन कौन से हो गए, इसके अंदर क्या आ जाएगा? फेलवर टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोविडेंट फंड, फेलवर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स और अदर नॉन कंप्लायंसेस इश्यूज। मतलब क्या कहना चाह रहा है इस पर्टिकुलर एक्ट में कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हो सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, प्रोविडेंट फंड एक तरीके का फंड होता है जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है वो सर्टेन अमाउंट जो होता है वो हर मंथ जो है वो अपने जो मंथली वेजेस होते हैं उसमें से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और डिपॉजिट करते। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है या एम्प्लॉयर जो है वो अगर फेल हो जाता है इस चीज़ को करने से और रिकॉर्ड मेंटेन करने से, ये इस प्रोविजंस में मतलब इस एक्ट में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं उसको फुलफिल करने से, तो जो है उसके अगेंस्ट जो है जो भी अथॉरिटीज़ जिनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वो जो है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अगर कोई भी अथॉरिटीज़ है अगर वो अवेयर हो जाता है कि कोई भी ऑफेंस जो है वो किसी भी एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर के एक मतलब जो है उसने कमिट किया है, इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट किया है, तो वो तुरंत ही उसके अगेंस्ट जो है वो लीगल एक्शन ले सकता है। और लीगल एक्शन के मतलब अगर वो पाया जाता है गिल्टी तो उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, फाइन देना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट जो है वो करेक्टिव मेजर्स, रिहैबिलिटेशन मेजर्स जो है वो भी लिया जाएगा। पेनाल्टीज़ और फाइन्स के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि अगर
अगर किसी भी एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर ने इस एक्ट के अंदर कौन से प्रोविजंस को वायलेट करा तो कितनी पेनाल्टीज देनी पड़ेगी, कितना फाइन देना पड़ेगा, वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो सेक्शन पहले ही मैंने बताया कि जो सेक्शन 14 AC है वो जो है वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है। तो सेक्शन 14 C का अगर आप लोग बेयर लैंग्वेज चेक करोगे तो बेयर लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है कि नो कोर्ट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर कोई भी जो ऑफेंस अगर कमिट किया जा रहा है तो वो कोई भी कोर्ट जो है उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इस मैटर को डील करने के लिए विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये एक तरीके की अथॉरिटीज़ है इस एक्ट के अंदर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर इसकी परमिशन है तभी कोई कोर्ट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन आएगी, वो एलिजिबल होगा इस एक्ट के अंदर जो है वो पेनाल्टीज या मतलब फाइन वगैरह इम्पोज करने के लिए। बट कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसमें क्या है कि अगर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ना भी बोले तो भी जो है वो लिया जा सकता है इसके अगेंस्ट एक्शन। तो हम लोग ना कुछ केस लॉज डिस्कस करते हैं जिसमें बताया गया है कि क्या क्या इसके जो है वो एक्सेप्शंस हैं। हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 2 केस लॉज हैं। सबसे पहला है मैदन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या कहा गया था कि हम लोग जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया कि बिना सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के हम लोग प्रायर जो है वो सैंक्शन लिए बिना जो है इस एक्ट के अंदर पनिशमेंट नहीं दे सकते। बट यहाँ पे ये बोला गया है कि जो सैंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन उस पर्सन को प्रोसिक्यूट करने के लिए ज़रूरी है। अगर उस पर्सन ने जो है वो जो सेक्शन IPC का सेक्शन 409 जो कि है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर वो पर्सन इस ऑफेंस के लिए गिल्टी है तो उसके लिए जो है वो ज़रूरत नहीं है हमें सैंक्शन लेने की। अब दूसरा जो हमारा केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस पंकज A गुप्ता। इस केस में क्या बोला गया था कि जैसे मैंने ऊपर ही डिस्कस किया कि बिना प्रायर सैंक्शन के जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है उसके प्रायर सैंक्शन से जो है वो कोई भी जो कोर्ट है वो एलिजिबल नहीं होता है इस एक्ट के अंदर किसी भी पर्सन को प्रोसिक्यूट करने के लिए, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेने के लिए। अब हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि पेनाल्टीज और डैमेजेस जो है वो इस एक्ट के अंदर कौन कौन से है। तो जो सेक्शन 14 है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड द मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 वो जो है वो पेनाल्टीज की बात करता है। इसके कुछ सब सेक्शंस है जिसमें बताए गए हैं कि अगर आप कौन कौन से ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर कमिट करोगे तो आपको कितनी फाइन देना, आपको कितना फाइन देना पड़ेगा, आपको कितनी इम्प्रिजनमेंट होगी। तो जो सेक्शन 14 है उसका क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि अगर आप पेमेंट नहीं दे रहे हो, विलफुली नहीं दे रहे हो, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको रिलीफ भी दिए गए हैं, किसी केस में एडवांस पैसा भी दिया जाता है, जैसे कि आप ड्वेलिंग हाउस खरीदना चाहते हैं या बच्चों की शादी करवाना चाहते हैं या बच्चों की पोस्ट मैट्रिकुलेशन मतलब हायर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हो तो आपको एडवांस भी मिल सकता है। बट फिर भी आप इन सारे रीज़न नहीं है बट फिर भी आप जो है वो विलफुली जो है वो पेमेंट को नहीं कर रहे हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल तक की और फाइन देना पड़ सकता है 5,000 तक का या दोनों हो सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सेक्शन 14(1)(a) है उसमें बोला गया है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है वो सेक्शन 6 के इस एक्ट के सेक्शन 6 के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन करता है। सेक्शन 6 में क्या बोला गया है, इंस्पेक्शन के चार्जेस नहीं पे कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं पे कर रहा है कोई भी एम्प्लॉय तो वो लाइबल होगा पनिशमेंट के लिए। मिनिमम उसको कितनी, अगर एम्प्लॉय के तरफ से अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट है तो उसको मिनिमम जो है वो 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या 10,000 तक का उसको फाइन देना पड़ सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। और बाकी अदर केसेस में जो है वो 6 महीने तक की जो है उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या तो 5,000 उसको फाइन पे करना पड़ सकता है, ये मिनिमम थी। और मैक्सिमम पेनाल्टी क्या देनी पड़ेगी, उसको 3 साल तक की जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। अब हम लोग आगे देखते हैं इस एक्ट में आगे क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो कॉन्ट्रावेन, अगर एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रावेन्स द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट देन दे विल बी लाइबल फॉर द imprisonment for the term up to 6 months। अगर इस एक्ट के कहीं पे भी मतलब प्रोविजंस को, कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करता है जिसके लिए पेनाल्टीज नहीं दी गई है सेक्शन 14 में, तो उस पर्सन के ऊपर कितनी पेनाल्टीज होगी, उसको जो है वो 6 महीने तक की जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है वो सेक्शन है 14(1)(b) जिसमें जो है कि अगर सेक्शन 6C इसके अंदर भी वही है, इंस्पेक्शन के चार्जेस नहीं पे करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस अगर पर्सन नहीं
पे कर रहा है तो उसको क्या मतलब सज़ा होगी, उसको क्या पेनल्टीज़ मिलेगी। मैक्सिमम जो है वो इसकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो 1 साल तक की हो सकती है और वो फाइन के लिए लाइबल होगा 5,000 रुपये या 5,000 रुपये से कम उसको जो है फाइन पे करना पड़ेगा। इसमें है सेक्शन 14 क्लॉज 2। इसमें क्या है, कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ द स्कीम। अगर इस एक्ट के अंदर, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस एक्ट के अंदर जो है वो टोटल 3 स्कीम आती है। पहला जो सेक्शन 5 में बताया गया एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952। दूसरा स्कीम जो है वो हमारा सेक्शन 6A के अंदर एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, जो कि रिटायरमेंट पेंशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। और तीसरा हमारा सेक्शन 6C जो कि एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976 के बारे में मतलब बताता है। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है वो इस प्रोविजंस को वायलेट करता है तो उसको कितनी मतलब अगर कॉन्ट्रावेन करता है इस स्कीम के प्रोविज़न को तो उसकी जो पेनल्टीज़ है वो 1 साल या 1 साल से कम उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या तो वो फाइन के लिए लाइबल होगा 4,000 या 4,000 से कम, या तो उसको ये दोनों देना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें सेक्शन 14 क्लॉज 3। अब इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट के प्रोविज़न को कंट्रावेन करता है, इससे पहले वाले जो सेक्शन है उसमें क्या बताया गया है कि अगर स्कीम के प्रोविज़न को कंट्रावेन करता है, और इसमें क्या बताया गया अगर इस एक्ट के प्रोविज़न को कंट्रावेन करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट होगी। मिनिमम जो है उसको 1 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जो 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकती है, और वो जो है वो 5,000 तक के फाइन के लिए लाइबल होगा या उससे कम, मतलब अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस जो है वो उसको फाइन देना पड़ सकता है। इसी के अंदर है ऑफेंसेस बाय द कंपनी। तो कंपनी जो है वो एक तरीके की आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अगर कोई भी कंपनी जो है अगर वो कोई ऑफेंस करती है तो हम लोग उसके अगेंस्ट कैसे कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है अगर कोई भी कंपनी जो है वो कि इस एक्ट के प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेन करती है तो हम उसके अगेंस्ट जो है वो कैसे जो है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर किसी भी कंपनी ने जो है वो ऑफेंस किया तो उस टाइम में उस कंपनी का कोई तो इंचार्ज होगा, तो वो इंचार्ज जो है वो लाइबल होगा। ये पेनल्टी जो भी इस एक्ट के अंदर दिया गया है उसके अंदर जो है वो लाइबल होगा। ये बात जो है वो सेक्शन 14A क्लॉज 1 में बताई गई है। और हम लोग जो है वो डायरेक्टर, मैनेजर, इन सब के अगेंस्ट भी जो है वो मतलब जो है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अगर उन्होंने उनकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस था तो इनके अगेंस्ट भी हम जो है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ये बात जो है वो इस एक्ट के सेक्शन 14A क्लॉज 2 में बताया गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है एम्प्लॉयज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम द EPF एक्ट। कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ है जिनके ऊपर ये जो एक्ट है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता है। तो जो सेक्शन 16 है इस एक्ट का वो कहता है, वो बताता है हमें कि कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ है जो एग्जम्प्टेड है जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है। तो ये जो सेक्शन है ये हमें बताता है किस किस पर्सन पे जो है वो किस किस एम्प्लॉय पे जो है वो एक्ट जो है ये एक्ट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट 1952 अप्लाई नहीं होता है। तो जैसे मैंने नॉन एप्लीकेबिलिटी जो है इस एक्ट का उसमें भी डिस्कस किया था, उसी तरीके से इसमें है कि जैसे एम्प्लॉयज़ जो हैं जिनकी वेजेज जो है वो 15,000 से ऊपर है तो उनके ऊपर जो है ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। या कोई भी एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयर है वो जो एम्प्लॉयर है उस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एम्प्लॉय वर्क कर रहा है वो सेक्शन 17 के एग्जम्पशंस के अंदर आते हैं तो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और एम्प्लॉयज़ जो है वो इसी तरीके से जैसे मैंने कहा था कि पब्लिक सेक्टर जैसे रेलवेज़ हो गया या गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह हो गए तो उनका अपना प्रोविडेंट फंड का जो है वो क्राइटेरिया होता है। तो अगर कोई भी पर्सन उस एक्ट के अंदर अगर मतलब जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है उसके अंदर आता है तो वो उसके ऊपर जो है वो ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। और अप्रेंटिस कवर्ड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 या कैजुअल एम्प्लॉय जो कि सीजनल वर्क करते हैं। सीजनल वर्क जो है वो 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड, मतलब कोई भी ऐसा सीजनल वर्क क्या होता है पर्टिकुलर सीजन आने पर, जैसे फसल के हार्वेस्टिंग के टाइम या फसल को जब हम लोग शो करते हैं, मतलब कोई भी ऐसे जैसे दिवाली के टाइम में जो क्रैकर्स फैक्ट्री होती है वो ज़्यादा। तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट में पर्टिकुलर सीजन जब आता है तभी वो वर्क कर पाते हैं तो उनके ऊपर ये जो है प्रोविडेंट फंड वाला जो एक्ट है ये अप्लाई नहीं होगा। और एम्प्लॉयज़ ऑफ द सर्टेन इस्टेब्लिशमेंट, जैसे
मैंने नॉन एप्लीकेबिलिटी में भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर अगर रजिस्टर्ड है और वहाँ जो है वो 50 मेंबर और वो जो सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी वो 50 मेंबर से कम मेंबर के साथ रजिस्टर्ड है तो उनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और कोई भी ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ 20 एम्प्लॉय है या 20 एम्प्लॉय से कम वर्क मतलब 20 एम्प्लॉय से कम वर्क कर रहे हैं वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर वो चाहे तो किसी भी फैक्ट्रीज या अदर इस्टेब्लिशमेंट में अगर 20 एम्प्लॉय से कम भी है तो वहाँ पे भी इस एक्ट को अप्लाई करवा सकता है। अगर मैंने पहले बताया ये बात कि अगर कोई भी मतलब अगर कोई भी फैक्ट्री या अदर इस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ पे एक बार प्रोविडेंट फंड जनरेट होना स्टार्ट हो गया तो अगर वहाँ एम्प्लॉय कम भी होते हैं तो क्या होगा कि वहाँ पे फिर भी ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल कंटिन्यूटी में रहेगा। मैंने ना बीच में आप लोगों के साथ सेक्शन 7 ने डिस्कस किया था तो इसके अंदर भी आप लिख सकते हो कि मान लीजिए अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है कि किस पे ये एक्ट अप्लाई होगा और किस पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो जो अथॉरिटीज़ है इस एक्ट के अंदर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या एपीलेट ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं इस एक्ट के अंदर, तो वो सारे जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, वो इस मैटर को डील करते हैं। और कोई भी कोर्ट जो है उनके पास अगर बिना वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से अगर उन्होंने सैंक्शन नहीं लिया है तो उनके पास ऐसा राइट नहीं है कि वो जो है वो इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस है जो भी केसेस आ रहे हैं उनके ऊपर वो कॉग्निजेंस ले सके। तो इसी के साथ ये जो एक्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है। अब हम लोग ना कंक्लूज़न डिस्कस करते हैं कि कंक्लूज़न में आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। कंक्लूजन का तो पहला लाइन आपका यही होगा कि एट लास्ट वी में कंक्लूड दैट, उसके बाद आप बताओगे कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है इस एक्ट, फिर ये बताओगे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है दोनों मिलकर के एक सर्टेन अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं और एक जगह डिपॉजिट करते हैं और मतलब अकाउंट अमाउंट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं या जब वो पर्सन अनफॉर्चुनेटली अगर उनकी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइम उनकी डेथ हो जाती है तो उन पर्सनस को जो है वो पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट जो है वो मिलता है। इसके अंदर 3 स्कीम आती है, वो तीनों स्कीम के बारे में आप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करोगे कि कौन कौन सी 3 स्कीम है और उन तीनों स्कीम का क्या पर्पस था बनाने के पीछे। और उसके बाद कुछ जो अथॉरिटीज़ है तो आप बता सकते हो कि दैट इस एक्ट के अंदर ये सर्टेन अथॉरिटीज़ है, इन अथॉरिटीज़ के पास सिविल कोर्ट की पावर है। और थोड़ा सा आप पेनल्टीज़ के बारे में डिस्कस करोगे कि अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट के प्रोविजंस को नहीं मानता तो सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग जो है उनके ऊपर जो है वो पेनल्टीज़ लगती है। अगर कोई भी कंपनी ऑफेंस करती है तो जो उनके जो डायरेक्टर होते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो मतलब क्या उसको कहते हैं इंचार्ज होता है, उनके ऊपर जो है वो एक्ट अप्लाई होता है। और आप ये बताओगे कि कौन कौन से ऐसे पर्सन है, कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय है जिनके ऊपर ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता है। तो इसके साथ जो है वो आपका जो है वो कंक्लूज़न बहुत अच्छा सा बन जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ आया होगा और आपको अगर मेरी जो भी वीडियोस है जो मैंने इस चैनल पे डाल रखी है आपको समझ आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।